कल संसद में बोलते हुए अमित शाह जी ने कई सारी बातें की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी जो आज के अखबारों ने अपनी हेडलाइन भी बनाई कि पीओके के लिए जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार हैं। मैं तो बार बार कहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू की जगह उनको जिम्मेदार नेहरू जी कह देना चाहिए। एक बार उनका नाम जिम्मेदार नेहरू रख दो और मुक्ति पा जाओ। तो कहा यह गया कि पीओके पाकिस्तान के कब्जे में है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार हैं। 2 दिन लड़ाई और चलती तो वो पूरा का पूरा इलाका हमारे कब्जे में आ जाता। यह दावा किया अमित शाह जी, देश के जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने संसद के अंदर दावा किया। और मुझे शर्म यह आती है, सीरियसली कह रहा हूं, मुझे शर्म यह आती है कि इस दावे का जवाब जो पंडित नेहरू की पार्टी है उस पार्टी से नहीं आया। न संसद के अंदर न संसद के बाहर किसी ने खड़े होकर किताबें नहीं पलटी, किसी ने किताबों के पन्ने नहीं दिखा दिए कि देखिए अमित शाह जी जो आप कह रहे हैं वो सही नहीं है। और मुझे इस बात की भी शर्म है कि इस देश में एक से बड़े एक इतिहासकार हैं, सेक्युलर लोग हैं, किसी का कोई जवाब अभी तक मुझे सुनाई नहीं दिया है। ले दे के फारूक अब्दुल्ला साहब ने निकलते हुए एक बात कही जो बहुत सारे लोगों ने शेयर की, उसके अलावा किसी का भी जवाब यहां तक नहीं पहुंचा है। और यह मेरे लिए शर्म, दुख, हर चीज का बायस है। जो लोग मुझे रेगुलर देखते हैं शायद जानते होंगे कि कश्मीर पर मैंने काफी काम किया है। 2 किताबें हैं मेरी, कश्मीर नामा, कश्मीर और कश्मीरी पंडित। तकरीबन 5-7 साल मैंने कश्मीर पर रिसर्च करके ये किताबें लिखी हैं। और ये रिसर्च करते हुए मेरे पास बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारी किताबें, बहुत सारे पेपर्स हैं जिनके सहारे मैंने अपना इतिहास लिखा है। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा उन तथ्यों के बारे में, उन सारी चीजों के बारे में, और जरा जांच करेंगे हम कि अमित शाह साहब जो कह रहे हैं वो कितना सही है, कितना गलत है। सबसे पहले तो देख लें पीओके है क्या। आप सब जानते हैं कि कश्मीर का वो हिस्सा जिस पर हम अपना दावा जताते हैं, जिस पर हम कहते हैं कि वो हमारा है, और लीगली वो हमारा है भी, क्योंकि जम्मू और कश्मीर के राजा ने हमारे साथ सिग्नेचर जब किया था तो ये सारा का सारा इलाका जम्मू और कश्मीर का हिस्सा था। हमारे साथ विलय पत्र पर उन्होंने सिग्नेचर किया था और उस समय ये पूरा का पूरा इलाका उनका हिस्सा था। दरअसल गिलगिट और बाल्टिस्तान भी उस जमाने में कश्मीर का हिस्सा था। और ये सारा कुछ अगर पाकिस्तान के कब्जे में है तो उसको पीओके कहना बिल्कुल सही होगा। पीओके का मतलब हुआ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर। अब ये पीओके बना कैसे, दूसरा सवाल आएगा। पहली बात यह समझने के लिए जरूरी है कि कश्मीर के जो उस समय के महाराजा हरि सिंह थे, उन्होंने 15 अगस्त 1947 को भारत के साथ विलय के लिए इंकार कर दिया था। जानने वाले जानते हैं कि 1846 में इनके जो परदादा थे गुलाब सिंह जी, उन्होंने 75 लाख रुपयों के बदले जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान, पुंछ राजौरी, ये पूरा इलाका अंग्रेजों से हासिल किया था। और उनका कहना था कि अब जब अंग्रेज जा रहे हैं तो इस इलाके पर हमारा शासन होना चाहिए। इसलिए पहली बात तो यह नोट कीजिए कि महाराजा हरि सिंह ने 1947 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ था तो भारत के साथ विलय के समझौते पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया था। यहां मैं आपको एक बात और बता दूं कि महात्मा गांधी कश्मीर गए थे, वहां हरि सिंह से मिले थे। उसके पहले माउंटबेटन खुद कश्मीर गए थे और महाराजा हरि सिंह से मिलने की कोशिश की थी ताकि वो जान सके कि महाराजा हरि सिंह क्या चाहते हैं। लेकिन पेट दर्द का बहाना बनाकर काफी देर तक वो मिले ही नहीं माउंटबेटन से। और उन्होंने ये कहा कि मैं कश्मीर को न पाकिस्तान में मिलाना चाहता हूं, न हिंदुस्तान में मिलाना चाहता हूं। जो उनके चीफ मिनिस्टर थे काक, बाद में उनके लेटर्स जो रखे हुए हैं इंग्लैंड में, उन लेटर से समझ में आता है कि वो आजाद डोगरिस्तान बनाने की सोच रहे थे, जिसमें जम्मू होता, कश्मीर होता, पुंछ राजौरी होता और हिमाचल का कुछ हिस्सा होता। तो नंबर 1 बात मैंने ये बताई, हरि सिंह से कोई यह सवाल नहीं पूछता है कि आखिर 15 अगस्त 1947 को वो हिंदुस्तान के साथ क्यों नहीं मिले। और सिर्फ इतना ही नहीं है, जो उस समय आरएसएस का संगठन काम करता था जम्मू में, प्रजा सभा, वो भी हरि सिंह के साथ था। और वो ऐसे लोगों को देशद्रोही कह रहा था जो हिंदुस्तान के साथ मिलना चाहते थे, जैसे कि बलराजपुरी या शेख अब्दुल्ला जैसे लोग। तो पहली बात तो ये। इसके बाद किया क्या हरि सिंह ने, एक स्टैंड स्टिल समझौता किया।
यानी पाकिस्तान के साथ भी समझौता किया और हिंदुस्तान को भी समझौते का लेटर लिखा कि स्टैंड स्टिल कर लेते हैं, जो जैसा है वैसा रहेगा, जो जिसके नियंत्रण में है वैसा रहेगा, लेकिन इस सीमा के अंदर महाराजा हरि सिंह का राज रहेगा। पाकिस्तान ने स्टैंड स्टिल समझौता कर लिया। भारत की नीति यह थी कि या तो हमसे विलय करो या अलग रहो, हम स्टैंड स्टिल समझौता नहीं करेंगे। नंबर 3, नेहरू लगातार दबाव बना रहे थे कि कश्मीर का भारत के साथ समझौता हो जाए, लेकिन सरदार पटेल उस समय कश्मीर को भारत में मिलाने के पक्ष में नहीं थे। सरदार पटेल के जो सेक्रेटरी थे वीपी मेनन, उनकी किताब है और वो किताब बेहद महत्वपूर्ण और ऑथेंटिक मानी जाती है जब आपको पढ़ना हो कि कैसे विलय हुआ राज्यों का। इन सारे ये जो सारे राजा महाराजा थे, इनका विलय हिंदुस्तान के साथ कैसे हुआ, अगर ये समझना हो तो वीपी मेनन की किताब, चाहे वो आईएएस का स्टूडेंट हो या मेरे जैसा शोधार्थी, सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। उस किताब में वीपी मेनन लिखते हैं कि हमारे हाथ में पहले से इतना कुछ था कि हम कश्मीर को लेकर सोच ही नहीं रहे थे। यानी हिंदुस्तान में सिर्फ एक नेता थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो सोच रहे थे, जो चाह रहे थे कश्मीर किसी तरह से हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाए। इसके अलावा कोई कश्मीर में इंटरेस्टेड नहीं था। यानी 15 अगस्त 1947 को जब आजादी मिली तो 3 मुल्क आजाद हुए, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और कश्मीर। पहली बात तो ये, और आगे की बात मैंने बताई। अब जरा आगे बढ़ते हैं। चूंकि कश्मीर में मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए पाकिस्तान यह मानकर चलता था कि कश्मीर तो हमारा हिस्सा बनेगा ही। मोहम्मद अली जिन्ना कश्मीर को अपनी शाहरग कहा करते थे। तो जब यह समझौता, स्टैंड स्टिल समझौते का प्रस्ताव राजा ने भेजा, तो पाकिस्तान ने खुशी खुशी इसलिए स्वीकार कर लिया कि वो रास्ता खोलता था कि कैसे कश्मीर में कब्जा किया जाएगा। स्टैंड स्टिल समझौते का मतलब यह था कि जिन इलाकों में आपका नियंत्रण है डाक और तार विभाग पर, बाकी सारी चीजों पे वो वैसे ही बना रहेगा। स्टैंड स्टिल वैसा ही बना रहेगा। तो डाक, तार और बाकी सारी चीजों पर पाकिस्तान का नियंत्रण बना रहा। इस चीज को याद रखिए। अब इसके बाद पाकिस्तान ने धीरे धीरे कोशिश की कश्मीर पे दबाव बनाने की। पहले तो जो कश्मीर में सप्लाई जाती थी वो सप्लाई रोकी गई, और उसके बाद कबायलियों के भेष में पाकिस्तानी सेना को भेजा गया। अपनी किताब कश्मीरनामा में मैंने 50 उदाहरण देकर यह बता दिया है कि पाकिस्तान जो सारी दुनिया में झूठ बोलता है कि हमने आक्रमण नहीं किया था, कबायलियों ने आक्रमण किया था, वो झूठ है। कबायलियों के पीछे पीछे पाकिस्तानी आए थे, कबायलियों के भेष में पाकिस्तानी सेना कश्मीर पर आक्रमण कर रही थी। तो यहां रुककर स्थिति समझ लीजिए आप। कश्मीर एक आजाद मुल्क था, पाकिस्तान एक आजाद मुल्क था, भारत एक आजाद मुल्क था, और पाकिस्तान ने अपनी सेनाएं कश्मीर पर भेजनी शुरू कर दी। ये पुंछ, राजौरी वगैरह का जो इलाका आज पीओके में है, मुजफ्फराबाद और ये सारा कुछ, इन सारी चीजों पर कब्जा कर लिया गया। और इन सारी चीजों पर कब्जा रोकने में जो राजा की सेना थी वो नाकाम रही। हालत यह हुई कि श्रीनगर से बस कुछ ही किलोमीटर तक कबायली सेना पहुंच गई थी और कश्मीर की लाइट काट दी गई थी, और महाराजा की सेना उसको रोक पाने में बिल्कुल नाकाम हो रही थी। गाजर मूली की तरह उनको काटते हुए कबायलियों की सेना बढ़ रही थी। तब जाकर राजा ने कहा कि अब तो हिंदुस्तान की सहायता के बिना हम कश्मीर को नहीं बचा पाएंगे, और भारत सरकार को कहा कि हमारी सैन्य सहायता करें। उस समय नेहरू ने कहा कि अगर हमसे सेना की सहायता चाहिए तो पहले हमारे देश का हिस्सा बनिए। जब आप हमारे देश का हिस्सा बनेंगे तभी जाकर हम आपकी सहायता कर सकेंगे। आनन फानन में विलय पत्र पर सिग्नेचर हुआ और भारत की सेना गई। यानी जब भारत की सेना वहां पहुंची तो पहले ही पाकिस्तान एक बड़े इलाके में कब्जा कर चुका था, न केवल आज के पीओके पर बल्कि लेह लद्दाख के बड़े हिस्से पर, और साथ में कश्मीर के काफी अंदर तक, बारामूला जो नॉर्थ कश्मीर में है, वहां तक पाकिस्तान पहले ही पहुंच चुका था। यहां मेरा पहला पॉइंट यह है कि अगर पीओके बना तो इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार महाराजा हरि सिंह थे, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत के साथ विलय प्रस्ताव पर उन्होंने सिग्नेचर नहीं किया, और उसके बाद जब पाकिस्तान कब्जा करते करते बढ़ आया तो उनकी सेना रोक नहीं पाई पाकिस्तान को। फर्ज कीजिए 15 अगस्त 1947 को भारत के साथ कश्मीर का विलय हो गया होता, तो उसी समय सारी की सारी जो हमारी सेना है वो सीमाओं पर लग गई होती, और जब सीमाओं पर लग गई होती हमारी सेना तो पाकिस्तान आक्रमण कर ही नहीं पाता, पहले ही उसको रोक दिया गया होता। लेकिन महाराजा
कि आजाद रहने की जिद के कारण पाकिस्तान को यह मौका मिला कि वो सीमाओं में घुस आया और वहां पर कब्जा कर लिया। मेरा पहला निष्कर्ष यह है कि पीओके बना इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जम्मू के महाराजा, जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह जिम्मेदार हैं। आगे की कहानी के लिए मैं सैकड़ों किताबें ले सकता था, लेकिन मैंने वो किताब ली जिस पर अमित शाह जी भी कोई सवाल उठाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि सरदार पटेल से वो लोग बहुत प्रेम दिखाते हैं। सरदार पटेल के जितने पत्राचार हैं, जो पत्र उनको लिखे गए और उन्होंने जिन पत्रों का जवाब दिया, वो सारे के सारे 10 खंडों में संकलित हैं। दुर्गादास जी ने उनका संपादन किया है और वो सारे के सारे संकलित हैं 10 खंडों में। अहमदाबाद की नवजीवन प्रेस ने छापा है और आपको मेहनत करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि उसका जो पहला ही खंड है वो कश्मीर के मुतल्लिक है। तो इस खंड के पेज नंबर 144 पर जो लेटर नंबर 111 है, ये जो पन्ना आप देख रहे हैं उसमें जो ऊपर संख्या लिखी हुई है, जितने पन्ने आएंगे इसमें जो ऊपर संख्या लिखी हुई है लेटर के ठीक ऊपर, वो पत्र क्रमांक है, पत्रों की संख्या है और सबसे नीचे पेज नंबर लिखा हुआ है। तो पेज नंबर 144 पर पत्र संख्या 111 गोपाल स्वामी ने लिखा है सरदार पटेल को। यह पत्र मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि महाराजा के पूरे व्यवहार के बारे में आपको इससे समझ में आ जाएगा, और इसमें नेहरू कहीं शामिल नहीं है। गोपाल स्वामी अयंगर हैं जो सरदार पटेल के बेहद करीबी थे, और वो लिख रहे हैं सरदार पटेल को। जो लिख रहे हैं वो आप सुनिए। इसके पॉइंट 2 में वो लिखते हैं, आई कैन नॉट प्रोसीड फर्दर विद दिस फूलिश मैन, नॉट हैविंग एनी पावर फॉर पुटिंग प्रेशर ऑन हिम। I thought I could persuade him, but I have not succeeded. यानी वो कह रहे हैं कि ये मूर्ख आदमी, यानी महाराजा को वो मूर्ख व्यक्ति कह रहे हैं, इस मूर्ख व्यक्ति के साथ मैं डील नहीं कर सकता हूं। डेट याद रखिएगा, 30 दिसंबर 1947, 30 दिसंबर 1947, यानी पाकिस्तान के आक्रमण से पहले जब महाराजा को यह समझाया जा रहा था, समझाने की कोशिश की जा रही थी, तो उनके व्यवहार पर टिप्पणी करते हुए गोपाल स्वामी अयंगर लिखते हैं कि चूंकि मेरे पास कोई अधिकार नहीं है, चूंकि मेरे पास वो पावर नहीं है कि मैं महाराजा के साथ जबरदस्ती कर सकूं, तो इस मूर्ख आदमी को समझाना मेरे बस में नहीं है। आप सोचिए गोपाल स्वामी अयंगर क्यों कह रहे होंगे महाराजा को मूर्ख आदमी। इसका दूसरा पॉइंट है, इट इज फॉर यू टू टेक द मैटर अप नाउ एंड सॉल्व द इनकन्वीनियंट एंड ग्रेशियस रिडल दैट द महाराजा हैज क्रिएटेड फॉर हिमसेल्फ एंड दैट ही एक्सपेक्ट्स अस टू सॉल्व फॉर हिज बेनिफिट। यानी वो कहते हैं कि ये समस्या है, कबायली आक्रमण की जो समस्या है जिसमें राजा ने खुद को उलझा लिया है, और अब हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि उसको सुलझाया जाए, इसके बारे में अब आप ही कुछ कर सकते हैं। यानी गोपाल स्वामी अयंगर बहुत क्लियरली मेरी बात जो मैंने आपसे कही कि कश्मीर समस्या के लिए, कबायली आक्रमण के लिए, पीओके बनने के लिए महाराजा हरि सिंह जिम्मेदार हैं, इस बात की तायीद करते हुए कह रहे हैं कि महाराजा ने खुद अपने आप को एक पहेली में उलझा लिया है, अपनी समस्याओं में उलझा लिया है, और अब हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि इस पहेली को सुलझाया जाए। तो पहला पॉइंट मैंने आपके पास बिल्कुल क्लियर किया कि पीओके कोई पंडित नेहरू या सरदार पटेल के जमाने में नहीं बना था। पीओके बना था जब वहां महाराजा हरि सिंह का शासन था, जिन्होंने भारत के साथ विलय से इंकार कर दिया था। पीओके इसलिए बना था क्योंकि महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय से इंकार कर दिया, और जब विलय से इंकार कर दिया, सरदार पटेल और बाकी लोगों ने बहुत इंटरेस्ट लिया नहीं, तो वहां की सीमाओं पर भारतीय सेना नहीं भेजी जा सकी, और जब भारतीय सेना नहीं भेजी जा सकी तो पाकिस्तान ने बड़े आराम से कब्जा कर लिया, क्योंकि महाराजा की सेना में यह ताकत नहीं थी कि वो पाकिस्तान की सेना को रोक पाए। अब आता है दूसरा पॉइंट कि अगर ये सेनाएं आ ही गई थी पाकिस्तान की, मान लो घुसी गई थी, तो इनको वापस क्यों नहीं खदेड़ा जा सका। जो अमित शाह जी कह रहे हैं कि 2 दिन युद्ध और चलता तो पीओके नहीं होता। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि गिलगिट बाल्टिस्तान का जहां तक सवाल है, तो वहां गिलगिट स्काउट बनाई थी अंग्रेजों ने, जिसकी तनख्वाह तो देते थे महाराजा हरि सिंह, लेकिन जो शासन चलाता था अंग्रेजों के कहने पर। तो ज्यों ही देश आजाद हुआ और भारत में विलय के लिए महाराजा हरि सिंह अभी तैयार नहीं थे, आजाद रहना चाहते थे, वहां का जो अधिकारी था सबसे बड़ा, उस अधिकारी ने बड़े आराम से पाकिस्तान को वो इलाका सौंप दिया। वो ब्रिटिश अधिकारी था जिसको बाद में पाकिस्तान ने अपना सर्वोच्च सम्मान भी दिया। तो गिलगिट बाल्टिस्तान तो तभी चला गया था।
रहा सवाल इस इलाके का, यह इलाका कोई प्लेन इलाका नहीं था। पाकिस्तान हाइट वाली पोजीशन था। आपको कारगिल की याद दिलाऊंगा, उस समय तक तो हमारी सेना बेहद मजबूत हो चुकी थी, लेकिन कारगिल में भी चूंकि पाकिस्तान हाइट्स वाली पोजीशन को कैप्चर कर चुका था, इसलिए हमारे ढेरों नौजवान ऑफिसर्स मारे गए थे कारगिल में। बहुत सारी शहादत देने के बाद हम कारगिल पर दोबारा कब्जा कर पाए थे। कारण सिर्फ इतना था कि पाकिस्तान ऊंची हाइट पे था। 1947-48 में तो हमारी हालत यह थी कि आर्मी बिल्कुल नई नहीं थी। उस इलाके की जो आर्मी थी वो ज्यादातर पाकिस्तान में जा चुकी थी। हमारे पास संसाधन नहीं थे और ऊंचे इलाकों पर पहले से पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। यह हकीकत वाली स्थिति थी। हमारी सेना जब वहां गई थी, आप सुन के आश्चर्य करेंगे, एयरफोर्स के पास अपनी जहाजें नहीं थी कि वहां सेना को भेज सके। डकोटा विमान चलता था जो पैसेंजर होता था, यात्री विमान होता था जिसमें हम आप यात्रा करते हैं, उसमें भेजा गया था हमारी सेना को। और जब सेना हमारी वहां पहुंची तो वहां पे लाइट नहीं थी। मैंने आपको बताया कि जो पाकिस्तानी हमलावर थे उन्होंने लाइट काट दी थी कश्मीर की, और महाराजा साहब वहां से अपना सारा साजो सामान लेकर चंपत हो गए थे, जम्मू चले आए थे। इस पर भी मैं बात करूंगा। महाराजा साहब जो हैं हरि सिंह जी, वो श्रीनगर में थे ही नहीं जब हमारी सेना श्रीनगर में लड़ाई लड़ रही थी। हुआ क्या था, जब डकोटा विमान पहुंचा तो शेख अब्दुल्ला बख्शी, गुलाम मोहम्मद और बाकी सारे जो उनके साथी थे, सबने टार्च की ढेर सारी लाइट जलाई। जितने टार्च थे वहां पे जलाए गए और उस रोशनी में हमारा पहला विमान वहां पर उतरा था। आप हमारे संसाधनों की स्थिति समझ सकते हैं। शेख अब्दुल्ला ने उस समय एक मिलिशिया बनाई थी, पीपल्स मिलिशिया, जिसमें हिंदू मुस्लिम सारे लोग शामिल थे। और इस पीपल्स मिलिशिया में महिलाओं का भी एक अलग से विमेन कॉर्प्स था। इस तस्वीर में आप देखिए कि नेहरू जी गए थे वहां पर और इस विमेन कॉर्प्स की सलामी ली थी। तो ये जो पीपल्स मिलिशिया थी, जो जनता की मिलिशिया थी, वो सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग कर रही थी और पाकिस्तानियों से लड़ रही थी। और हमारी सेना ने वहां पर अपनी पूरी ताकत, पूरी वीरता दिखाते हुए कम से कम घाटी के इलाकों को खाली कराया और लेह लद्दाख जैसी ऊंची जगह पर ठंड आने से पहले कब्जा कर लिया। लेकिन इस बात को याद रखिए, सबको अपनी सेना पर बहुत गर्व होता है, लेकिन इस बात को याद रखिए कि हमारी सेनाएं उस समय 47 में न तो इतनी इक्विप्ड थी और ना ही हमारे पास बर्फीली जगहों पर, पहाड़ों पर, ऊंचाई पर लड़ पाने की ट्रेनिंग थी। ज्यादातर जो हमारे सैनिक गए हुए थे वो मैदानी इलाकों से गए हुए थे। आप आज भी, दिसंबर का महीना चल रहा है, जरा कश्मीर में जाइए, आपके लिए होटल से निकलकर चलना फिरना घूमना मुश्किल हो जाएगा। 9 बजे सो के उठेंगे और 8 बजते बजते बिस्तर में घुस जाएंगे। तो जिन सैनिकों ने कभी बर्फ देखी नहीं थी, उनके लिए लड़ाई वो आसान नहीं थी। हमारी आर्थिक स्थिति क्या थी, इसके लिए मैं सीधे इसी किताब से सरदार पटेल का उसी गोपाल स्वामी अयंगर को 4 जून 1948 को लिखा हुआ एक पत्र स्क्रीन पर लगा देता हूं। इस पत्र का यह हिस्सा आप पढ़ लीजिए, जिसमें वो बता रहे हैं और बहुत साफ बता रहे हैं कि हमारी सेनाओं की स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। हम अपने संसाधनों का मैक्सिमम प्रयोग कर चुके हैं और मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर हम कितने दिन तक इस युद्ध को खींच पाने में कामयाब होंगे। आप जानते हैं, गांधी जी की हत्या के बाद सरदार पटेल को हार्ट अटैक आया था और हार्ट अटैक के बाद वो देहरादून में आराम कर रहे थे। इसलिए जितने पत्र आप पढ़ रहे हैं, इन सब पत्रों को उन्होंने देहरादून से लिखा है या उनको देहरादून में लिखे गए हैं। तो देश के गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार पटेल 4 जून को कह रहे हैं कि हमारी सेनाओं की ऐसी स्थिति नहीं है कि अनंत काल तक ये युद्ध लड़ा जा सके। हमारे आर्थिक संसाधन पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं और मैं नहीं जानता कि कितने दिन इस युद्ध को और खींचा जा सकता है। यह बात है 4 जून 1948 की, 4 जून 1948 की। युद्ध इसके 6 महीने बाद तक कैसे खींचा गया होगा, कैसे लड़ा गया होगा, इसकी आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। और युद्ध विराम दिसंबर में किया गया, क्यों किया गया इसकी भी आप कल्पना कर सकते हैं कि दिसंबर के बाद वहां तेज बर्फबारी शुरू हो जाती है, भयानक ठंड हो जाती है और उसमें युद्ध को खींचे जाने का कोई अर्थ नहीं था। भारत के लिए जीतना आसान नहीं होता।